हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक टर्म्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे सीएन रेशियो, इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन जैसे टर्म्स हैं। तो ये रिलेटेड हैं बेसिकली सॉइल से। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। जैसे किसी भी सॉइल में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये हमेशा सॉइल में मौजूद रहते हैं। और किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए हमेशा बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा रोल होता है। और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक चीज़ का सीएन रेशियो होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो रिलेटेड हैं सीएन रेशियो से, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन, इनको समझने से पहले हमें सीएन रेशियो समझना बहुत ज़रूरी है। सीएन रेशियो जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन का बेसिकली अनुपात होता है, जो कि किसी भी प्लांट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात रहता है। तो सीएन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जनरली बैक्टीरिया का सीएन रेशियो जो होता है वो 4:1 के करीब होता है। और अगर मैं फंगस की बात करूं तो 9:1 के करीब होता है। और जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, जिसमें वीट है, मेज है, राइस है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका जो सीएन रेशियो बेसिकली होता है वो करीब 100:1 के करीब होता है। और अगर मैं लेग्यूम्स की बात करूं तो उनमें बेसिकली जो सीएन रेशियो होता है वो 30:1 के करीब होता है। तो वो कहीं न कहीं हमारे सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और कैसे क्या काम करता है वो सारे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो सॉइल में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो बैक्टीरिया की होती है। जैसे एक्टिनोमाइसीटीज़ है, तो ये बैक्टीरिया होते हैं। तो ये मिट्टी में सबसे, अगर मैं बात करूँ तो 1 ग्राम करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकते हैं। और तो जो भी हम क्रॉप रेसिड्यू डालते हैं तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं क्रॉप रेसिड्यू पे, या जो भी इनको डिकम्पोजिशन होता है उस पे अटैक करते हैं। तो इनमें डिकम्पोजिशन में मेन जो रोल प्ले करता है वो हमेशा सीएन रेशियो करता है। तो जैसे हमने कोई भी क्रॉप रेसिड्यू डाला, माना कि जैसे हमने मेज का या वीट का या जनरली राइस का हमने अगर इनकॉर्पोरेट किया है सॉइल के अंदर, क्रॉप रेसिड्यू जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है इन सारी क्रॉप्स का, तो वो सॉइल में मिलाने के बाद डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। अब बैक्टीरिया का जो सीएन रेशियो होता है 4:1 के करीब होता है। और जो हमने क्रॉप रेसिड्यू मिलाया है उसका 100:1 के करीब अगर सीएन रेशियो है, तो क्या करता है, तो बैक्टीरिया हमेशा जब इस पे अटैक करता है तो उसको कार्बन की मात्रा तो इससे बहुत अधिक मिल जाती है। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करें तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन की मात्रा इससे प्लांट से नहीं ले पाता। तो वो क्या करता है, उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सॉइल सॉल्यूशन से नाइट्रोजन खींचता है। क्योंकि जो हमने क्रॉप रेसिड्यू डाला है उसमें कार्बन तो 100 है, लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें वो केवल 1 है। 100:1 कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है। तो कार्बन तो उसको मिल गया, लेकिन नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए बैक्टीरिया हमेशा जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसके सॉइल सोल्यूशन से एब्जॉर्ब करता है। जिस वजह से क्या 4 to 6 वीक तक सॉइल में डिफिशियंसी रहती है नाइट्रोजन की, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन सॉइल में ऑलरेडी अवेलेबल थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के द्वारा ले ली गई है डिकम्पोजिशन के लिए क्रॉप रेसिड्यू के। तो इस पीरियड को जनरली जब तक ये डिफिशियंसी रहती है, ये नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड भी बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो जैसे हम कोई नेक्स्ट क्रॉप उगाते हैं तो उसको वो नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाती। इसीलिए कभी भी किसी खेत में या फील्ड में हमें क्रॉप रेसिड्यू मिलाने के बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा कम हो जाती है। इसलिए कुछ 4 to 6 के बाद ही हमें क्रॉप रेसिड्यू मिलाने के बाद उसके हमें नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम ग्रो करते हैं तो सारी नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया के द्वारा ले ली गई है, जो कि अभी इमोबिलाइज्ड फॉर्म में है, जो कि क्रॉप को नहीं मिल पाती है। तो इस प्रोसेस को हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। कि और कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है कि हम 4 to 6 वीक वेट करें और हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करें। तो इसके लिए हम कार्बन नाइट्रोजन सीएन रेशियो की आपूर्ति के लिए हम क्या करें, हम अलग से यूरिया का डोज दे सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो ये जनरली होता है सीएन रेशियो मेंटेन, इससे हम कर सकते हैं। अगर मैं किसी लेग्यूम्स क्रॉप्स की रेसिड्यू डालता हूं तो उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कम होती है, क्योंकि उसका जो रेशियो सीएन रेशियो होता है क्रॉप रेसिड्यू का, अगर कोई लेग्यूम क्रॉप की है तो उसका सीएन रेशियो जो होता है वो 30:1 होता है। जिस वजह से इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कम होती है। और मिनरलाइजेशन के लिए जो सीएन रेशियो हमेशा चाहिए होता है वो 30:1 के करीब ही चाहिए होता है, जो कि बहुत अच्छा है। इस वजह से ही हम
क्रॉप की जो है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए हम जनरली लेग्यूम क्रॉप का यूज करते हैं, क्योंकि इनका CN रेशियो बहुत अच्छा होता है 30:1, जिस वजह से हम तुरंत जैसे ढैंचा बोते हैं राइस की ट्रांसप्लांटिंग से पहले उसको खेत में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और तुरंत ही हम राइस की क्रॉप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है CN रेशियो 30:1 होता है, जो कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी नहीं होने देता है और टोटल कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छे अनुपात में मिलती है और हमारी राइस क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से हम लेग्यूम क्रॉप का यूज करते हैं क्रॉप रेसिड्यू में जनरली ढैंचा के रूप में। अब जैसे ही बैक्टीरिया टोटली डिकम्पोजिशन करता है उस ऑर्गेनिक मैटर या जो क्रॉप रेसिड्यू हमने डाला था उसका, जैसे ही उसने टोटली डिकम्पोजिशन किया, अब सारी नाइट्रोजन और सारा कार्बन हमारी नेक्स्ट क्रॉप को मिल जाता है, जिससे कि हमारी आने वाली क्रॉप बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो कोई भी प्लांट या क्रॉप होती है उसमें ज़्यादातर मात्रा कार्बन की ही रहती है और वो कार्बन हमारे प्लांट अपनी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। अब जो भी नाइट्रोजन और कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया गया है डिकम्पोजिशन में और क्रॉप रेसिड्यू के, अब वो सारी की सारी CN रेशियो हमारा यूज हो जाता है आफ्टर ऑल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्जन होने के बाद। अब ये इनऑर्गेनिक फॉर्म हमारे जो प्लांट्स है, आने वाली फसल है, वो इसको कंज्यूम कर लेती है, तो इस फॉर्म को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो मिनरलाइजेशन हमेशा 20 to 30:1 पे हमेशा मिनरलाइजेशन होता है और इमोबिलाइजेशन जो होता है, अगर 30 से ज़्यादा CN रेशियो होता है तो हमेशा इमोबिलाइजेशन हो जाता है। अगर 20 to 30:1 के बीच हमेशा रेशियो रहता है CN रेशियो, तो हमेशा मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों की लगभग क्रियाएँ चलती हैं। इसलिए हमेशा जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है या ऑर्गेनिक मैटर होता है या जो भी हमारे पास ह्यूमस होता है, उसका जो CN रेशियो होता है वो 10 to 12:1 होता है, जो कि सॉइल के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और हमारी आने वाली क्रॉप के लिए ही बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से हमें CN रेशियो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी खेत के लिए और आने वाली फसल के लिए। तो ये 3 टर्म बेसिक हो गए CN रेशियो, जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हर एक चीज़ का कैसा होता है। उसके बाद मैंने बताया इमोबिलाइजेशन के बारे में, इमोबिलाइजेशन किस वजह से होता है, और उसके बाद जो मिनरलाइजेशन होता है, तब वो मिनरलाइजेशन कैसे होता है कि आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू के बाद मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है।